नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। हमने अपनी पिछली वीडियोस में मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में काफी डिटेल से देख लिया है। हमने मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े हुए वह सारे टॉपिक्स देख लिए हैं या उन सारे तथ्यों को देख लिया है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आज की वीडियो से हम देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो तुगलक वंश है वह किस तरह से आगे बढ़ता है, और स्पेशली हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को, जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाता है और क्या उसमें परिवर्तन करता है, उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें फिरोज शाह तुगलक के विषय में। सबसे पहले हम यह समझे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई 30 मार्च 1351 को। लेकिन इनकी मृत्यु हुई कैसे, इस पर बहुत सारे विवाद है, क्योंकि कारण बहुत सारे बताए जाते हैं या कारणों को लेकर कई सारे अंतर है जो हमको मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु से मिलते हैं। लेकिन डेट आप ध्यान रखिए, 20 मार्च 1351 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो पहला कारण बताया जाता है वह यह बताया जाता है कि शायद इनको स्वास्थ्य की समस्या थी, मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि यह बहुत सारे परिवर्तन कर चुका था और उन सारे परिवर्तनों से इसे लगातार असफलता मिल रही थी। तो यह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका था और शारीरिक रूप से भी काफी थक चुका था। तो शारीरिक और मानसिक समस्याओं के कारण यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा कारण हमको यह मिलता है कि इसको राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको बहुत सारी असफलताएं मिली है, उसका भी यह तनाव झेल नहीं पाता है, इसकी वजह से भी शायद यह स्वास्थ्य की समस्या से मर जाता है। दूसरा विवाद यह है कि इसका जो मृत्यु का स्थान है वह क्या है। सबसे पहला जो इसका स्थान बताया जाता है वह है भास्वरपुर, जो कि वर्तमान के सिंध में स्थित है। और कहा जाता है कि जो धार्मिक यात्रा यह कर रहा था के दौरान एक सैन्य गतिविधि हुई और उसी में इसकी मृत्यु हुई। इसी तरह से अलहमद और इब्न बतूता कहते हैं इसकी मृत्यु शायद जो असहमति पैदा हुई और जो इसका विरोध पैदा हुआ, उस विरोध के कारण और इसके निर्णयों के कारण, क्योंकि उसी के कारण विरोध हो रहे थे, तो उन सब के कारण यह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और संभवतः इसी वजह से इसकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के स्थान को लेकर विवाद है, कारणों को लेकर विवाद है, बहुत ज्यादा विवाद नहीं है पर विवाद है। तो एक तो इसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु जब हुई तो किस कारण से हुई उस पर थोड़ा बहुत विवाद है। दूसरा स्थान को लेकर विवाद है, और अंततः हम यह समझ पाते हैं कि इसकी मृत्यु हुई जिसमें सबसे प्रमुख कारण यह था कि इसकी बहुत सारी असफलताएं हैं जो इसको लगातार परेशान कर रही थी। तो अब हम देखें 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद किस तरह से तुगलक वंश आगे बढ़ता है। तो जब इसकी मृत्यु हुई, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तनों के बावजूद भी जो आर्थिक स्थिति है साम्राज्य की, वह आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ी हुई थी। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है किसी भी साम्राज्य की, और उस समय जब राजा की मृत्यु होती है, तो यह जनरली देखा गया है कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है और जो विद्रोह है वह बड़ी मात्रा में होने लगते हैं। हमने यह भी देखा कि इसके समय में भी बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई तो वह विद्रोह और तेजी से बढ़ने लगे। दूसरा संघर्ष जिसको भी हम जनरली देखते हैं, उत्तराधिकार का संघर्ष। जब भी एक राजा की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद अस्थिरता की स्थिति होती है, और स्पेशली उसमें अगर आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उत्तराधिकार का संकट पैदा हो जाता है। तो इसके बाद भी उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ और अंततः हम देखते हैं कि इसका एक चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, यह तुगलक वंश की सत्ता को संभाल लेता है, उसके सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? फिरोज शाह तुगलक। और यह 1351 से लेकर 1388 तक शासन को चलाएगा। इसके शासन की जो नीतियां हैं उसे हमें समझना होगा काफी डिटेल से, क्योंकि अब यह कुछ अलग तरह की नीतियों के साथ आएगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस तरह की गलतियां की थी, उन गलतियों से भी यह बहुत कुछ सीखेगा और उनको यह दोहराएगा नहीं। मतलब बहुत सारी ऐसी गलतियां जो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी उस पर यह विचार करेगा और उसके हिसाब से अपनी नीतियां भी बनाएगा। तो फिर अब देखिए, सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक। इसका जन्म हुआ था 1308 में और यह हिंदू माता बीबी जैला का पुत्र था। तो 1308 में इसका जन्म हुआ था। जब इसने सत्ता को संभाला या सिंहासन को संभाला, तो इसने बहुत सारी सुधारवादी नीतियां लागू की। जैसे कृषि व्यवस्था को इसने विकसित करने का प्रयास किया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो कृषि व्यवस्था है उन पर कभी कर लगाए गए, कभी कर हटा दिए गए। जब ज्यादा दबाव पड़ा उलेमाओं का तो कर हटा दिया गया, जब कर लगाए गए तो कर ज्यादा थे, अग्रिम कर भी लिए जा रहे थे। कुल मिलाकर जो कर की व्यवस्था है, स्पेशली कृषि कर की, वह व्यवस्था कोई ठीक से डेवलप नहीं थी। तो जो समाज की स्थिति है वह बहुत कमजोर हो रही थी। तो इसने भी क्या किया, जो कृषि कर है इनको कम किया।
लेकिन कम करने के अलावा इसने कृषि उत्पादन बढ़ाने के बहुत सारे प्रयास किए। इसके अलावा इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को चलाया। यह धार्मिक रूप से उलझना नहीं चाह रहा था। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जिस तरह की समस्या आ रही थी मोहम्मद बिन तुगलक के सामने कि वह उलेमाओं से उलझ रहा था या फिर जो धार्मिक गुरु हैं उनसे उलझ रहा था, यह काम यह नहीं करेगा। इस बात पर बहुत सतर्क रहेगा। धार्मिक उलेमाओं से यह मिलजुल कर रहेगा, उनके आदर्शों को यह अपने साम्राज्य में शामिल करेगा। तो एक तरह से जो धर्मगुरु हैं उनसे यह विवाद नहीं करेगा, धार्मिक असहिष्णुता की नीति को चलाएगा, शाही प्रशासन में बहुत सारे सुधार करेगा और जो नौकरशाही है इसमें सबसे ज्यादा सुधार यह करेगा। नौकरशाही में जब हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसने नौकरशाही को क्या किया था, वंशानुगत कर दिया था। मतलब एक बार अगर किसी का पिता मंत्री है या किसी अन्य पद पर है तो उसका जो पुत्र है वह क्या होगा, उसी पद पर होगा। यह व्यवस्था हमको और विस्तृत होती हुई मिलेगी। इसमें दामाद भी आएगा, इसमें गुलाम भी आएंगे। तो वंशानुगत का जो व्यवस्था है वह हमको मिलेगा कहाँ पर, प्रशासनिक व्यवस्था में। और यह नौकरशाही को बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तित करेगा। इसे हम बहुत डिटेल से समझेंगे और इसके कारणों को भी समझेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया था। हालांकि अभी आप इतना ध्यान रखिए कि शाही व्यवस्था में इसने बहुत सारे सुधार किए। इसके शासनकाल में हम देखते हैं कि जो इसका काल है इसमें जो शासन है वह काफी स्थिर है। लेकिन इसके बाद जब तुगलक वंश को देखते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंततः अपने पतन की ओर जाने लगता है। तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वह शासनकाल काफी स्थिर है। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि यह बहुत सारे युद्ध अभियान नहीं करेगा। यह कोशिश करेगा कि इसका साम्राज्य अंदर से मजबूत हो। तो इस कारण हम देख पाते हैं कि इसका जो काल है वह काफी शांति का काल है। इसका हम अगर व्यक्तित्व देखें तो यह एक अकुशल ढीला प्रशासक, कमजोर विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठन के साथ मिलता है। यह बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहता है। यह खुश करने की कोशिश करेगा जिनका विवाद पहले मोहम्मद बिन तुगलक से था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थी जिसके कारण वह बार बार असफल हो रहा था, उन्हीं गलतियों को यह रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर समझते हैं कि जो ढीला प्रशासन है, विदेश नीति कमजोर है, सैन्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से यह मजबूत नहीं कर पाता है, इन सारी चीजों को भी हम ठीक से समझेंगे। तो इसने क्या किया, जो भी प्रदेश दिल्ली से अलग हो गए थे, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो चुके थे, जैसे हमने चर्चा की थी बंगाल के क्षेत्र, यह एक उदाहरण है। तो अगर कोई क्षेत्र अलग हो चुका था, उसने अपनी स्वतंत्र शाखा स्थापित कर ली थी, तो हमने यह भी ट्रेंड देखा है कि जब भी कोई नया सुल्तान आता है तो अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए वह यह प्रयास करता है कि जो पुराने साम्राज्य जो अलग हो चुके हैं उनको अपने साम्राज्य में शामिल कर ले। लेकिन इस तरह की नीति यह नहीं अपनाता है। यह कहता है कि जो साम्राज्य अलग हो गए हैं वह अलग हो गए हैं, मेरे पास जो साम्राज्य है हम उसको संभालेंगे। फिर यह क्या करता है, यह ऋणों को माफ कर देता है, स्पेशली तकावी ऋण। आपने देखा था एक व्यवस्था बनी थी दीवाने अमीर कोही की, जिसे किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस व्यवस्था के तहत क्या प्रावधान था, कृषि ऋण दिए जाएंगे, बहुत कम कीमतों पर दिए जाएंगे या फिर कई बार मुफ्त में दिए जाएंगे, मतलब उनसे ब्याज नहीं वसूला जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, कृषि ऋणों को ही माफ कर दिया। तो जो पैसा मिलना चाहिए था किसानों से वापस, वह पैसा अब साम्राज्य को नहीं मिलेगा। तो यह फेमस होना चाहता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी अपने साम्राज्य से, अपनी जनता से, व्यापारियों से, किसानों से। वह यही सब प्रयास करेगा जिससे उसकी जो ख्याति है वह बढ़ जाए या उसका जो प्रभाव है उसे लोग स्वीकार कर ले। तो इसलिए यह ऋणों को माफ कर देता है, या जो दंड संहिता है उसको भी संशोधित कर देता है और इसमें व्यवस्था करता है कि जो सुल्तान को भेंट देने की प्रथा है वह समाप्त हो जाए, मानवीय व्यवस्थाओं का विकास हो। और कुल मिलाकर दंड संहिता को यह काफी सरल करता है। इसके अलावा लगभग उस समय 24 कर चल रहे थे, उन सभी करों को इसने समाप्त कर दिया और केवल उन्हीं करों को जारी रखा जो शरीयत के अनुसार लागू होने चाहिए। तो खराज, जकात, जजिया और खुश्म, यह 4 तरह के कर ही चल रहे थे। इसके अलावा जितने भी कर थे उसको इसने समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो गलती थी कि आर्थिक व्यवस्था कमजोर थी, साम्राज्य के पास धन कम था, आम जनता जो है उसके पास धन कम है। इसने क्या परिवर्तन किया, करों को माफ कर दिया, दंड संहिता को कमजोर कर दिया, जो तकावी ऋण थे उनको माफ कर दिया, दिल्ली सल्तनत से जो अलग हो चुके थे उनको स्वतंत्र छोड़ दिया। तो इस तरह से अपनी ख्याति को यह बहुत प्रेफरेंस दे रहा है जिससे जनता इसके खिलाफ ना हो। यह क्या करता है, बहुत सारे सामाजिक सुधार भी करता है। जैसे अब जो आपका जजिया कर था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि उलेमाओं का जो प्रभाव था
वह कह रहे थे कि इस्लामी व्यवस्था के तहत ही साम्राज्य को चलाया जाए और उलेमाओं का विवाद हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो जब विवाद हो जाता है तो उसमें हम देख पाते हैं कि उलेमा इस बात से बहुत नाराज थे कि यह इस्लामी कानूनों को या शरिया के कानूनों को ठीक से लागू नहीं कर पा रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जो जजिया लिया जाता था उसको और कठोरता के साथ वसूलना प्रारंभ कर दिया और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया। जजिया उन हिंदुओं से लिया जाता था जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे। पहले चरण में क्या हुआ, जो ब्राह्मण है इनसे जजिया नहीं वसूला जाता था, बाकी जो गैर ब्राह्मण है इनसे जजिया वसूला जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलना प्रारंभ कर दिया। इसने शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब शरिया के कानून पर काफी जोर दे रहा है। इसने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया, रोक लगा दी उन पर कि अब ना तो हिंदू मंदिर नए बनेंगे और ना ही नई मूर्तियों का निर्माण होगा। धार्मिक नीतियों में देखें तो यह एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम है और शरीयत के कानूनों का ही पालन कर रहा है। और जो उलेमा है जिनसे विवाद था मोहम्मद बिन तुगलक, अब वह इनको काफी महत्व दे रहा है, उन्हीं के हिसाब से साम्राज्यिक व्यवस्था में अपनी नीतियां बना रहा है। इसके अलावा हम देखें जो इसकी आर्थिक नीतियां हैं यह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि व्यवस्था को लेकर इसने बहुत सारे सुधार किए थे और 5 बड़ी नहरों का इसने निर्माण कराया था। इसमें एक शब्द आप ध्यान रखेंगे, शर्व। शर्व क्या है, यह सिंचाई कर है। तो जो इसने नहरें बनवाई थी उन नहरों का पानी जब कृषि में जाता था या खेतों तक पहुंचता था तो एक तरह का टैक्स वसूला जाता था जो पानी का इस्तेमाल करते थे। उस टैक्स को क्या कहा जाएगा, शर्व। और यह होता कितना था, लगभग 10%, मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 10% टैक्स के रूप में लिया जाता था। ऐसा टैक्स सिंचाई टैक्स या फिर सिंचाई कर। तो शर्व नामक यह सिंचाई कर लिया जा रहा है। 5 बड़ी नहरों का इसने निर्माण करवाया है। इन नहरों के नाम को भी आपको ध्यान रखना होगा। जो ये 5 नहरें हैं इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक है तारीख मुबारक शाही, उनमें यह 5 नहरें हमको मिलती हैं। तो यह पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने लिखा है। तो सबसे पहली नहर यमुना नहर, जिसको उलुग खानी नहर भी कहते हैं। यह है कहाँ, पहली चीज तो यमुना नदी पर है, दूसरा सिरमौर के पास है। और इस नहर से एक तो राज्य को जल मिलता था, लेकिन जो बचा हुआ जल है वह हरियाणा के क्षेत्र में भी भेजा जाता था। तो मुख्यतः राज्य को आपूर्ति की जाती थी जल की, लेकिन इसके अलावा जो हरियाणा का क्षेत्र है और उसके आसपास के जो कुछ क्षेत्र है उनको भी जल पहुंचाया जाता था और उससे जो कृषि व्यवस्था है उसका विकास होता था। दूसरी नहर सतलज नहर, जिसे रजवाही नहर भी कहते हैं, यह कहाँ है, दीपालपुर में और सतलज नदी पर यह स्थित है। इसके अलावा घग्गर नहर, यह भी घग्गर नदी से जुड़ा है और इससे भी जो वाटर सप्लाई है साम्राज्य में उसको मेंटेन किया जाता था। इसके अलावा शाह नहर, जो कि पंजाब के क्षेत्र में सिंचाई के जल को पहुंचाती थी। आसी नहर, यह भी बहुत फेमस है, हरियाणा में स्थित है और इससे हरियाणा के क्षेत्र को वाटर सप्लाई की जाती थी। तो यह 5 प्रमुख नहरें हैं जिनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके अलावा हम और देखते हैं, एक व्यक्ति मिलेगा हमको, मलिक मकबूल। मलिक मकबूल सबसे ज्यादा फेमस है, इसने फिरोज शाह तुगलक की नीतियों को आधार दिया। क्या यह वह व्यक्ति है जिसने आर्थिक नीतियों को सबसे ज्यादा लीड किया, सबसे ज्यादा इसी के सुझाव फिरोज शाह तुगलक ने माने थे और जो आर्थिक प्रगति हुई, आय में वृद्धि हुई, कृषि व्यवस्था में सुधार हुआ, वह सब कुछ मलिक मकबूल के कारण ही होता है। तो आर्थिक सलाहकार है किसका, फिरोज शाह तुगलक का। इसने कर वसूली के लिए एक संगठित प्रणाली बनाई, कृषि पर नए कर लगाए जैसे खराज, चराई और खम्स। तो यह नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्या है। तो खराज, चराई और खम्स यह क्या है, कृषि कर है। इसने लगभग 1200 बागों का निर्माण करवाया। सिक्कों पर अपना नाम, अपने पुत्रों का नाम और अपने उत्तराधिकारी फतह खान का नाम भी अंकित करवाया गया। इसके अलावा जो दास हैं उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह एक बड़ा चेंज हुआ कि अब दास निर्यात नहीं किए जाएंगे, क्योंकि दासों को बड़ी मात्रा में स्पेशली अरब के बाजारों में बेचा जाता था। लेकिन अब इसने क्या किया, दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा रोजगार दफ्तर की इसने स्थापना की, मतलब जिनके पास रोजगार नहीं है, जो लोग बेकार हैं, उनको रोजगार की तलाश है, तो वह लोग इस दफ्तर में जाते थे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे, मतलब अपना नाम पता लिखवाते थे और यह दफ्तर क्या करता था, उनको रोजगार दिलाने में मदद करता था। तो यह भी एक प्रमुख आर्थिक नीति है। इसके अलावा इसने एक विभाग की स्थापना की, दीवाने खैरात। यह विभाग कैसा है, जो मुस्लिम अनाथ महिलाएं हैं और जो विधवाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देने का यह काम करता था। कौन सा विभाग, दीवाने खैरात। लेकिन आप ध्यान रखेंगे
कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया गया यह विभाग था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीवाने खैरात क्या है, और उसमें जब आपको ऑप्शन देगा तो वहां आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सभी महिलाओं को या सभी समाज की स्त्रियों को, सभी विधवाओं को। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, स्पेशली अनाथ महिलाएं और जो विधवाएं हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। किससे? दीवाने खैरात से। अब हम देख लेते हैं जो यह व्यक्ति है मलिक मकबूल, यह व्यक्ति है कौन जो इतनी सारी आर्थिक नीतियों को लागू करवाने का प्रयास करता है, यानी कि इसी की सलाह पर आर्थिक नीतियां लागू होती है। इसका जो मूल नाम है वह आप जरूर ध्यान रखिएगा, कपूरे देव, अर्थात यह एक हिंदू था पहले। कहां पर? जो वारंगल का क्षेत्र है तेलंगाना, वहां पर जो काकतीय वंश था उसमें यह एक हिंदू सरदार था। लेकिन जब उत्तर भारत से हमले होने लगे, स्पेशली अलाउद्दीन के हमले और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के हमले, तो जब यह हमले हुए तो इसने क्या किया, वारंगल में इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो हमले जब हो रहे थे तो आपको ध्यान रखना होगा कि केवल राजनीतिक हमले नहीं थे या धार्मिक हमले भी हमें दिखते हैं, क्योंकि मंदिरों को ना केवल लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा भी गया और इस्लाम में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन भी हुआ। हमने एक विचारधारा का बार बार जिक्र किया है, गाजी की भावना। तो गाजी की भावना के तहत भी इस्लाम को फैलाया गया, वह भी तलवार के दम पर। मतलब एक फैक्टर यह भी है, इस्लाम दूसरे तरीके से भी फैला, लेकिन शक्ति के बल पर भी इस्लाम को फैलाया गया और उसमें भी हम बहुत सारे लीडर्स को देख पाते हैं। तो इस्लाम का जब इस तरह से प्रसार हुआ दक्षिण क्षेत्र में, तो इसने क्या किया था, इस्लाम धर्म को अपना लिया था। बाद में यह दिल्ली सल्तनत में आ गया, क्योंकि इसको हराया गया था, इसको जीत लिया गया था। तो यह इस्लाम धर्म अपनाने के बाद दिल्ली सल्तनत में आ जाता है। उसके बाद यह जो है दिल्ली के सुल्तानों की सेवा करता है, उनके राज्य में बहुत सारे पदों पर यह नियुक्त किया जाता है। धीरे धीरे यह उच्च पदों पर पहुंचता जाता है और अपनी योग्यता के बल पर जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आता है तो उनका यह आर्थिक सलाहकार बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मलिक मकबूल, जो आर्थिक नीतियों को आधार प्रदान करता है फिरोज शाह तुगलक के समय। धीरे धीरे यह व्यक्ति वजीर के रूप में नियुक्त हो जाता है, किसके? फिरोज शाह तुगलक के। और जितने भी प्रशासनिक मामले हैं, सैन्य मामले हैं, वित्तीय मामले हैं, उन सब में यह सुधार करने का प्रयास करता है, या जितने भी सुधार हुए उनका यह आधार तैयार करता है। इसी की सलाह पर बहुत सारे सुधार हुए थे। स्पेशली इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो इसके आर्थिक सुधार है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी जो कृषि को लेकर सुधार है वह सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक, इसको एक नाम देते हैं खाने जहां मकबूल। तो बहुत फेवरेट व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक का। इसमें बहुत सारी राजनीतिक कुशलता थी, क्योंकि जो प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोहों को दबाने में इसने बहुत मदद की, और राज्य को स्थिर रखा जाए किस प्रकार से, उसमें भी यह फिरोज शाह तुगलक की बहुत मदद करता है। इसकी नीतियों का प्रभाव यह पड़ता है कि जो दिल्ली सल्तनत का काल है फिरोज शाह तुगलक के दौरान, वह काफी शांति का काल है और आर्थिक विकास हमको देखने को मिलता है। लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि यद्यपि यह मुस्लिम बन चुका था, इस्लाम को इसने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदू मुस्लिम सामंजस्य है, उनमें आपसी जो मेल भाव है उसको बढ़ावा देने में भी इसने बहुत सारा योगदान दिया। तो एक तरह से यह वह व्यक्ति था जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा देने में बहुत योगदान दिया। इसके समय काल में, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। तो हमने आर्थिक नीतियां देखी। आर्थिक नीतियों में हमने यह देखा कि जो यह व्यक्ति है मलिक मकबूल, वह किस तरह से सहायता करता है। अब हम प्रशासनिक नीतियां देखते हैं। इक्ता प्रणाली जो थी, टैक्स कलेक्शन की प्रणाली, उस प्रणाली को फिर से बनाया गया। जितने भी प्रांतीय क्षेत्र हैं या जो कृषि क्षेत्र है उनको इक्ताओं में बांटा गया और उसी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन किया गया। बहुत सारे अधिकारी वर्ग का गठन किया गया और उनकी नियुक्ति की गई, जिससे प्रशासन को ठीक से चलाया जाए। जितने भी सरकारी पद हैं, चाहे वह सैन्य पद हैं, चाहे वह असैन्य पद है, मतलब जो प्रशासनिक पद है, उन सब को इसने वंशानुगत बना दिया और यह प्रारंभ किया कि अब इनको जागीरें दी जाएंगी। इससे पहले हमने देखा था कि नीति क्या हो रही थी, नगद वेतन दिया जाएगा, जागीरें नहीं दी जाएंगी और जागीरों को वापस लेकर प्रशासन के नियंत्रण में रखा जाएगा। इसने क्या किया, सरकारी पदों को पहले वंशानुगत बनाया। फिर क्या किया, जो जागीरें देने की प्रथा थी पहले, उस प्रथा को इसने जारी किया। अब जागीरें बड़ी मात्रा में दी जाने लगी। एक दो इतिहासकारों के वर्णन भी हमें देखने होंगे जो इसके विषय में हमको मिलते हैं, जैसे शम्स सिराज अफीफ, इन्होंने लिखा है तारीखे फिरोजशाही। यह कहते हैं कि कैसे इसने जो वंशानुगत की व्यवस्था है उसको लागू किया, उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। क्या कहते हैं, यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण घोड़े पर सवारी करने के लिए अक्षम हो जाए, तो यदि वह अपने स्थान पर अपने एजेंट के रूप में अपने पुत्र, पुत्र ना होने पर दामाद, दामाद ना होने पर
अपने गुलाम को सेवा के लिए भेज दे तो ऐसे वृद्ध और अक्षम सैनिक को सेवा में सेवारत माना जाएगा। तो या तो अपने बेटे को, बेटा नहीं है तो दामाद को, दामाद भी नहीं है तो गुलाम को, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यदि कोई व्यक्ति किसी को भेज देता है तो उसे भी क्या माना जाएगा, सैनिक माना जाएगा, और जो मूल व्यक्ति है जिसने भेजा है उसे सेवारत माना जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था यह लागू करता है। इसी तरह का विवरण जो फिरोज है वह अपनी पुस्तक फुतुहात ए फिरोज शाही में देते हैं। यह कहते हैं जब कोई पदासीन या कोई शासकीय सेवारत व्यक्ति मर जाता है, उसका पद, उसके तत्संबंधी वेतन भत्ते उसके पुत्र को प्रदान कर दिए जाते हैं और उसके पुत्र की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। तो जो वंशानुगत की व्यवस्था है उसे इन दोनों ने परिभाषित किया है कि कैसी व्यवस्था वह लागू थी। एक बार अगर कोई व्यक्ति प्रशासनिक पद पर नियुक्त हो जाता था तो उसके उत्तराधिकारी लगातार उस पद पर बने रहते थे, और कोई अचानक यदि मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकारी जो है उन्हें समान पारितोषित मिले, समान वेतन मिले, समान सम्मान भी मिले, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। तो इस तरह इसकी प्रशासनिक नीतियां चलती हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो सार्वजनिक कल्याण की नीतियां हैं वह कैसी हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे मस्जिदों का, मदरसों का और इसके अलावा नहरों का बड़ी मात्रा में निर्माण करवाया जिससे समाज का कल्याण हो सके। इसने जो श्रमजीवी वर्ग हैं उन पर भी काफी ध्यान दिया, अर्थात जो मजदूर हैं उन पर इसने काफी ध्यान दिया और उनके लिए इसने बहुत सारी रोजगार योजनाएं लागू की। अभी हमने एक विभाग की भी स्थापना देखी जो बेघर लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहा था। इसने मुद्रा व्यवस्था में कुछ सुधार किया और जो चांदी और तांबे के सिक्के हैं उनको बड़ी मात्रा में जारी किया। मुद्रा प्रणाली को इसने स्थिर करने का प्रयास किया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति थी उसके तहत जो मुद्रा व्यवस्था है उसको काफी डिस्टर्ब किया गया, उसके साथ काफी छेड़छाड़ की गई। इसने मुद्रा व्यवस्था को पुरानी परंपराओं के हिसाब से स्थिर करने का प्रयास किया। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि उलेमा जो है उनसे यह सामंजस्य बैठाकर रखना चाह रहा था। तो जो उलेमाओं का विरोध था कि मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है, मतलब जो उसका बाहर का मूल्य है और जो उसका आंतरिक मूल्य है, उनमें अंतर नहीं होना चाहिए, तो यह क्या करता है, पुरानी व्यवस्था को लागू करता है, चांदी और तांबे के बहुत सारे नए सिक्के या जारी करवाता है। इसने दास व्यवस्था का विस्तार किया और लगभग 1,80,000 दासों के साथ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को यह चला रहा था। तो इसके दरबार में लगभग 1,80,000 दास थे। तो दास प्रथा का इसने विस्तार किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी जो नीतियां हैं वह किस तरह से काम करती है, कैसे यह अपने साम्राज्य को चलाता है और कैसे यह मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को ठीक करने का प्रयास करता है, जिसके कारण साम्राज्य को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।